हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 टीचिंग एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे और इसमें मैंने बुक लिया है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, जिसमें कक्षा 5 तक का जो भी है आपका प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें सामान्य अध्ययन, भाषा, अर्हता के सॉल्व पेपर्स भी है और प्रैक्टिस सेट भी है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें क्वेश्चन है आई हैव, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो इसके ऑप्शन है ए एंड द, मोर देन, वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया है, मे, आई हैव सो मेनी, मेनी के बाद सिंगुलर, मेनी के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसके साथ क्या होगा, आई हैव सो मेनी good friends, I have so many good friends। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, none of the above। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, I want to build dash very big house। तो इसमें क्या होगा, a का प्रयोग होगा, मतलब a आर्टिकल का यूज होगा। तो I want to build a very big house। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a part of garden, flowers, grass, wardrobe, more than one of the above or none of the above। तो देखिए जो गार्डन होता है उसमें आपका क्या होगा, वार्डरोब जो होता है वो पार्ट नहीं होगा। वार्डरोब क्या होता है, वार्डरोब इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। वार्डरोब में क्या होता है, हम कपड़े रखते हैं, तो ये गार्डन का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो उपरोक्त प्रश्न के अनुसार जो प्लेटफॉर्म है, ओवर ब्रिज एंड अराइवल डिपार्चर, ये रेलवे स्टेशन के पार्ट होते हैं। तो इसका एक से ज्यादा उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट क्या होगा, तो इट विल बी पी। क्या होगा, पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जू लिव्स इन अ केजेस। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन अ जू डैश लिव इन अ केजेस। तो उपरोक्त प्रश्न के अनुसार इन अ जू मतलब जू में क्या है, बर्ड्स, एनिमल्स और स्नेक्स, ये तीनों रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर्स डॉटर मतलब बेटी की बेटी। डॉटर्स डॉटर क्या होगा, इज ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन में कहीं ग्रैंड डॉटर दिया नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसको मैं एक सेकेंड, मुझे एक थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बताती हूँ किसमें क्या होगा। मिस प्रिंटिंग की वजह से इसका सही क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सही क्वेश्चन इसका होगा, एक्चुअली बुक में भी ये मिस प्रिंट है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, प्रश्न 9 से 13 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए। पहला, कोई चारा नहीं है, ये क्या है, ये आपका दिया है, पैसेज दिया है हिंदी में, इसको आप पढ़ लेंगे, इसको पढ़ के फिर आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे। पहला है, कोई चारा नहीं है से तात्पर्य क्या है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कोई चारा नहीं से तात्पर्य है दूसरा रास्ता न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत से तात्पर्य है, नियत से तात्पर्य है इरादा। नियत का मतलब होता है इरादा। सात्विक नियत से क्या होता है, तो सात्विक नियत से होता है दुनिया का भला, दुनिया का भला। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया। आज तो गद्यांश में अगर वो पैसेज आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा,
आसुरी तपस्या से मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए। तो यहाँ पे सिर्फ एटम दिया, एटम बम दिया, हाइड्रोजन बम दिया नहीं है। अगर हाइड्रोजन बम भी दिया होता तो हमारा आंसर उपयुक्त एक से अधिक होता, लेकिन इसमें सिर्फ एटम बम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक अगर इन सारे ऑप्शंस में से देखें तो तब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते थे। तो हरिशंकर परसाई व्यंग्य साहित्य रचना के लिए जाने थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ईदगाह और पंच परमेश्वर ये दोनों ही जो है प्रेमचंद की कहानी है। जबकि जो झूठा सच है ये किसकी है। तो ये यशपाल, यशपाल जी के क्या है, उपन्यास है। ये यशपाल जी का उपन्यास है। तो इसमें दो आंसर सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी जिसका प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का, ऑप्शन बी, अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, ये पूरा नाम है। तो ये इनका शेखर माना जाता है, इनकी प्रमुख रचना है। इनकी प्रमुख रचना और भी जैसे नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। और ये किसकी रचना है। तो ये मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। तो देखा जाए तो गीता फरोश, कुरुक्षेत्र, स्वर्णधुली, ये जो है ये सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृति जैसे वीणा है, पल्लव है, स्वर्णधूली है, स्वर्ण किरण है, ग्राम्य तथा गुंजन है। जबकि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की एवं गीता फरोश अज्ञे जी की। कुरुक्षेत्र किसकी है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। और गीता फरोश जो है, गीता फरोश आपका हो जाएगा अज्ञे जी की है। अज्ञे, एक सेकेंड, ये आपकी अज्ञे जी की रचना है। और जो स्वर्ण धूली है, स्वर्ण धूली ये क्या है, ये सुमित्रानंद पंतन की है, सुमित्रा नंदन की है। ठीक है। लेकिन दो कविता जो दो कृतियां इसमें से दी गई वो तो उनकी है नहीं, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। इसके रचना थे अयोध्या सिंह, इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। कभी कभी आपसे रचना देके उसके रचनाकार का भी नाम पूछ लेता है, तो जरूरी है कि सिर्फ आप क्वेश्चन के जो आंसर दिए सिर्फ उस पे ध्यान न देके उसके जो उसका जो एक्सप्लेनेशन है आप उसके पे भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि थे और सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। सूरदास और कबीरदास ये भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, और बिहारी जो थे वो रीति काल के थे। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, इनमें से कौन कवि भक्ति काल का नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य में 7 कांड है, टोटल 7 कांड है। मैं उसका नाम लिख दे रही हूँ। पहला है आपका बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, तीसरा है आपका किष्किंधा कांड, फिर पांचवा है आपका सुंदर कांड, छठवां है आपका लंका कांड, सातवां है आपका उत्तरकांड। ठीक है, ये 7 हो गया आपके। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी, पंचमेल खिचड़ी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आलाखंड किस बोली भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 24 का बी, आलाखंड बुंदेली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप ये जो पद्यांश है, जो गद्यांश है सॉरी, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए, न 3 में न 13 के अनुसार मुहावरे का अर्थ है किसी भी गिनती में न आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो भर्त्सना का तात्पर्य निंदा और तिरस्कार करना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की परेशानी का कारण क्या था? तो लेखक की परेशानी का कारण था कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन उसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 30 है कि लेखक को किस यथार्थ बात से राहत मिली? लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महातुरंत जंतु से डरना चाहिए। अतः लेखक को उक्त यथार्थ बोध से राहत मिली। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आ रहा है पार्ट 2, जनरल स्टडी। इसमें क्या होगा, मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? पहला है आपका 8/19, दूसरा है आपका 9/22 और तीसरा है आपका 11/24। ठीक है, तो
इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी संख्या भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.421। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.409 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.458। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 11/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 5/12 और 12/5 का योग कितना है? 5/12 प्लस 12/5। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें। 25 प्लस 144/60। तो आएगा हमारा फाइनल आंसर 169/60। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7569 का वर्गमूल कितना है? तो इसका वर्गमूल या तो आप ऑप्शन से करना चाहेंगे, हर किसी का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, और क्योंकि इसमें ऑप्शन डी और ई दोनों दिया है कि या तो एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो सबसे इजी तरीका है आप इसका निकालिए बेसिक मेथड से यूज करते हुए। ठीक है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे 8 तो आएगा 64। ऐसा नंबर चूज करते हैं, उसी नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जो दो पेयर बना है, दो डिजिट का एक पेयर बना है, उससे कम आना चाहिए। तो ऊपर हम लिखेंगे 8 आया हमारा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1 1। अब इन दोनों को जोड़ लिया तो ये आया 16। अब फिर ये जो सेकंड पेयर है 69, ये नीचे आएगा। अब फिर आप ऐसे नंबर से सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आए या फिर एग्जैक्टली ये आए। तो अगर आप 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा? एग्जैक्टली यही नंबर आता है, तो आया 87। ये आ गया 174। ठीक, यानी 87 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 120 और 225 का लसा ज्ञात कीजिए। 60, 120 और 225 का क्या करना है? लसा ज्ञात करना है। बहुत इजी है, आप करिए, यहाँ पे निकालिए। 60, 120, 225। तो पहले आप 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से किया, 30 बार में गया, ये आया 60। 225 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 से किया तो ये आया 15, 30, 225। फिर 2 से किया 15, फिर 15, फिर 225। अब क्या करेंगे? फिर 3 से करेंगे 5, 5, 75। फिर करेंगे 5 से तो आएगा, नहीं एक सेकंड, फिर ये 3 से जाएगा तो ये 3 से करेंगे तो आएगा 5, 5, 25। अब ये फिर 5 से जाएगा तो आएगा हमारा 1, 1, 5। फिर 5 से करेंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका पूरा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 और 24 के व्युत्क्रम का एलसीएम और मसपा निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 18 का क्या होगा व्युत्क्रम? 1/18 और 24 का क्या हो जाएगा? 1/24। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए सबसे पहले अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में एचसीएफ आएगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, और अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी 1 का, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है उसका हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 24 का। ठीक है, तो पहले की वैल्यू आएगी 1/6 और दूसरे की वैल्यू आएगी 1/72। ठीक है, एलसीएम मैंने ऊपर बताया कैसे निकालना था। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें से देखते हैं हमारा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी है, क्योंकि पहले एलसीएम पूछा है और फिर एचसीएफ पूछा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो 18,000 से बड़ी है कितना? 22,500। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी वो संख्या बड़ी है। तो 18,000 से 22,500 में कितना बढ़ा? 4500। 4500 बढ़ा, ठीक है, 4500 बढ़ा। ठीक है, अब कंपैरिजन किससे करना है? 1800 से करना है। तो जिससे कंपैरिजन करना होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये आ गया हमारा 18,000। और परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो नीचे आया 450 अपॉन 18। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 25%। तो कितनी वृद्धि हुई? 25%। हमेशा याद रखिए, जिस नंबर से आपको कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेंगे सीपी, यानी 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर, तो लाभ प्रतिशत मानना है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ गया 20 अपॉन 25। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा है 4 और सेलिंग प्राइस है हमारा 5। मतलब 4 का खरीदा और 5 में भेजा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ? देखिए, जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे होता है। तो कंपैरिजन यानी तुलना भी हम कॉस्ट प्राइस से करेंगे, यानी जो वैल्यू दी है हमारी 4, परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आया हमारा? 25% हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे? तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। कितना घंटा हुआ? 72 घंटे हुए। ठीक है, ये हमारा आ गया 72 घंटे। अब इसका अनुपात निकालना है 30 घंटे से। ठीक है, तो घंटे से घंटे कैंसिल हो गए, तो अब ये किससे कैंसिल हो रहा है? 12 से, नहीं ये कैंसिल हो रहा है 5 से। ठीक है, तो ऊपर आएगा 5 एकम 5, एक सेकेंड, 6 से ही कैंसिल होगा। हाँ, 6 से 5 से करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, यानी 12/5, यानी 12:5। 12:5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 कमाते हैं। कितना कमाते हैं टोटल? 210 कमाते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात है 4 6 5, ये इनके कार्य का अनुपात है। तो हमसे पूछा क्या है? जेड को कितनी राशि मिली? अब इन अब आप देखिए, आप पर डे जितना काम करते हैं तो आपको उसी के हिसाब से राशि मिलती है, या जो भी आपको दिन का बन रहा है। इसमें दोनों का टोटल कितना दिया है? 210 दिया है। और हमसे पूछा किसका है? जेड का। तो ये पहले देखिए, 4 6 5 यानी 15। 15 की वैल्यू दी है 210, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गया? ये 210/15। और पूछा कितना है कि जेड की राशि कितनी है, मतलब जेड को कितना मिलता है? तो जेड को मिलता है 5। तो इसको क्या करेंगे आप? 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 जा 15, ये जाएगा तो आपका आएगा 70। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली और जिसकी पूछी है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। तो जेड की पूछी थी तो मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया, तो आया मेरा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एक कार्य को 18 दिन में और ई उसी कार्य को आधे समय में। अगर डी
एक कार्य को किसमें 18 दिन में कर रहा है और ई उसी कार्य को आधे समय में करता है, मतलब ई 9 दिन में करेगा। और यदि दोनों एक साथ करें तो वह कार्य समाप्त करने में कितना समय, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 18। ये 18 क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। और हमें पता है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब हम इनका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो इनकी एफिशिएंसी आई 1:2, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो डी की एफिशिएंसी आई है 1 और ई की एफिशिएंसी आई है 2। तो अब पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य है 18, अब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा। तो 18/3 कितना आया 6। तो दोनों कितना समय लेंगे, तो 6 दिन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। दोनों टैंक को 6 घंटे में एक साथ भर सकते हैं। तो हमें दोनों टैंक को कितने घंटे में एक साथ हम भर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टंकी भर सकते हैं। दोनों टंकी कितने घंटे में एक साथ भर सकते हैं, तो ए टंकी दिया है 10 घंटे में, बी टंकी दिया है 15 घंटे में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के फिर इनका क्या करेंगे, हम इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 आएगा, 2 × 5 = 10। तो आया हमारा 30, यानी ए की एफिशिएंसी आई 3 और बी की एफिशिएंसी आई 2। तो अब दोनों जब मिलके भरेंगे तो उनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 5। और काम कितना है 30, तो कितना टाइम लगा 6, यानी 6 घंटे में वो दोनों भर देंगे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज से है कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। तो लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या दिया है, हमको दिया है दर 4.5%, टाइम दिया है 4 वर्ष 6 महीने, ठीक है। तो 6 महीने को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 + 6/12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 4 + 1/2 मीन्स कितना है 9/2। ये हमारा आ गया टाइम, ठीक है। और P की वैल्यू दी हमारा 2400। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो इसमें अब हम वैल्यू रख लेंगे, तो 2400 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 9/2/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 486। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया यानी मूलधन हमारा दिया है 8750, ठीक है। और समय हमसे पूछा है, ठीक है। और दर दिया है हमारा 8%। लिखा है कि जो वार्षिक दर से मूलधन का 650वां हो जाता है कितने समय में। तो मूलधन हमारा है 8750, इसका 6/25 निकालेंगे तो आएगा हमारा 2100, ठीक है, हो जाता है। अब प्रश्नानुसार इसकी वैल्यू हम रख देंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, 2100 हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब फॉर्मूले पर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100।
अब फॉर्मूले पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, सीधा मैं अब क्या करती हूँ, आंसर फॉर्मूले में रख के करती हूँ। तो आएगा 21,8,750 मल्टीप्लाइड बाई टी, और दर दिया है हमारा 8/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3। मीना और सीना कितना दिया है, 4:3। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीना की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, मान लेंगे कि इसकी आयु है 4x और दूसरे की आयु है 3x। क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु मतलब 4x प्लस 6 कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो इसका निकालेंगे 4x इक्वल टू 20, x बराबर 5। तो सीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सीना की वर्तमान आयु कितनी दी है, 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 15। ये आ गया 15 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा आवर है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है, और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है, तो कार बी की गति कितनी है? तो कार द्वारा तय की गई दूरी आपको पता है, 80 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और ये 6 घंटे में दूरी को तय करता है। तो टोटल दूरी इसने कितनी तय की, 80 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 480 किलोमीटर इसने तय किया। बी का बोलता है कि वो ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी 480 माइनस 60 तो ये आ जाएगा 420 किलोमीटर। तो बी की हमें क्या फाइंड करनी है, स्पीड यानी गति फाइंड करनी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 420, और टाइम क्या दिया, टाइम वही दिया 6, तो कितना आ जाएगा कैंसिल करने पे, 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है। यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? स्पीड कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 18×5 = 90, तो 25 मीटर पर सेकंड आए, ठीक है। अब टाइम दिया है 20 सेकंड का, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 मीटर आएगा हमारा, 500 मीटर। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर की दिशा से किलोमीटर पर घंटे की चले। तो जब धारा की दिशा में चलती है तो धारा की दिशा और वो आदमी की जो है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। और जब धारा के विपरीत चलती है तो दोनों का क्या होता है, आदमी की चाल और धारा की चाल वो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे x जो मान लेंगे हम आदमी की चाल है, और y जो मान लेंगे वो धारा की चाल है। अब कह रहा है कि धारा की चाल हमें दी है 2.5 किलोमीटर, यानी जो हमने y माना था उसकी वैल्यू दी है x प्लस 2.5 इक्वल टू 15, तो x बराबर कितना आ गया, 12.5। 15 में से 2.5 माइनस करेंगे तो ये आ गया। अब पूछ रहा है कि धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। अब जब धारा के विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाली है 12.5, और y की वैल्यू यानी धारा की वैल्यू दी है 2.5, कितना आएगा हमारा 10।
माइनस करने पे आएगा 10, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिगर बनाया हमने, तो ये कितना दिया है, ये इसकी वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, बी, सी, डी, ठीक है। तो अब ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई ए। हाइट दी है ये हमारी 15, ये जो 15 है ये हाइट ही हो गई, ठीक है। तो 15 इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए इक्वल टू 10√3, ठीक है। 10√3 हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 10√3 कैसे आया मैं एक बार बता देती हूँ। कि जैसे मैंने यहाँ से ए का, एक सेकेंड मैं बताती हूँ 10√3 कैसे आया। यहाँ से ए आएगा 30√3। अब क्या करेंगे, √3 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर आएगा 30√3, नीचे आएगा 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तब ए की वैल्यू आ जाएगी 10√3। डिनोमिनेटर को सिंपल बनाने के लिए हमने किया है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद फॉर्मूले पर रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे √3/4, ए की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 10√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 75√3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि है। व्यास मत कितना दिया हमारा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे यानी रेडियस निकालेंगे तो व्यास का क्या होता है, हाफ होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, ये आपका क्या हो गया, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, ये 2πr है, प्लस 2πr का हाफ हो जाएगा, प्लस ये जो आर आर आपका ये हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है πr प्लस 2r, और r की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो ये पाई r कॉमन हो जाएगा तो आएगा पाई प्लस 2। r की वैल्यू दी है 14, यह है 2 प्लस 22/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 36/7, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा हमारा फाइनल आंसर 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r ऊंचाई 2r वाले का एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि गोले की त्रिज्या r है और बेलन की त्रिज्या r है, और बेलन की ऊंचाई दी है 2r, तो गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन का होता है, सॉरी गोले का आयतन हो गया और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो गोले की त्रिज्या दी है r और बेलन की भी त्रिज्या दी है लेकिन ऊंचाई उसकी दी है 2r, बस फॉर्मूले में रख देंगे। तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर आएगा 4/3, r तो सेम ही रहेगा, ठीक है। नीचे भी त्रिज्या इसकी सेम रहेगी लेकिन ऊंचाई इसकी दी है 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये r से r ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 4/3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया अपना 2/3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब
4x के पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 3 को x स्क्वायर 2 से विभाजित x क्यूब माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। तो ऐसे फॉर्मूले में क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जिससे विभाजित करना उसको 0 के बराबर रखते हैं, यानी x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/3। अब इसका मान समीकरण में हम रख देंगे, तो 4 2 की पावर 1/3 पावर 6 माइनस मल्टीप्लाई 2 1/3 पावर 3 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 का पावर है तो 6 अंदर जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 के पावर 2 आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 16 माइनस 10 माइनस 3 इक्वल टू 3। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 52। ये आया है आपका, इस 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 लोग कॉफी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 चाय और दूध और 70 तीनों पीते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, ये कर लेते हैं हम कॉफी, ये कर लेते हैं चाय और ये कर लेते हैं दूध यानी डी से। ठीक है, अब क्या कह रहा है 115 जो है कॉफी, तो ये आपका हो गया 115। चाय कितने हैं 110 और दूध कितने 130। अब ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा जो 85 है वो कॉफी और दूध पीते हैं। 85 जो है वो कॉफी और दूध पीते हैं, यानी ये आपका कॉफी है और ये आपका दूध है। तो कॉफी भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। तो आपको क्या करना है, और उसके बाद देखिए आप पहले वो फाइंड करिए कि जो तीनों पीते हैं। तो क्या लिखा है, जो 70 है वो तीनों पीते हैं, यानी बीच वाला क्या आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, बीच वाला 70 आएगा तो ये आपका आ जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा आपका 10। तो अब इन दोनों का करेंगे तो इसमें से आ जाएगा 5, ये आपका आएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, पूछ कह रहा है कॉफी और दूध का उपयोग लेकिन चाय का उपयोग न करने वाले ऐसे कौन है जो कॉफी और दूध का तो उपयोग करते हैं लेकिन चाय का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्लियरली ये 15 जो है ये चाय का उपयोग नहीं करता, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस कॉट a इक्वल टू 2 है तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करिए, tan a प्लस कॉट a इन दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा आपका tan a स्क्वायर प्लस कॉट a स्क्वायर प्लस 2 tan a कॉट a इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा tan a स्क्वायर प्लस कॉट a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 270 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, साइन 40 को 240 को लिख सकते हैं साइन 80 प्लस 60 डिग्री और 270 को लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90। ठीक है, तो साइन 90 प्लस में जो होता है वो कॉस में, साइन 90 मतलब कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस 30 आएगा। साइन 80 180 प्लस में क्या होता है, उसमें वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, बट उसका वो जो प्लस होता है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा आपका माइनस साइन
60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 60 की वैल्यू होती है -√3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3/4, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक। बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा आता है, सार्वधिक आवृत्ति वाला। तो देखिए यहाँ पे 4 कितना है, 2 बार है, तो ये इसका बहुलक हो गया। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसके शब्दों के बीच वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध दिए गए युग्मों के शब्दों के बीच है। जैसे मगरमच्छ, जिस प्रकार मगरमच्छ रेंगने वाले जीव के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार बाघ स्तनधारी के अंतर्गत आता है। अतः स्पष्ट है कि जो विकल्प सी है वही सही होगा। तो 56 का सी हो जाएगा। 57 है कि एक कोट में इसको ये 64 लिख सकते हैं, तो इसका कोड 36 है, तो ट्रायल का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए 64 किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और 36 किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब इसमें से आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन स्क्वायर में दिया, तो ट्रायल क्या है, ये सिर्फ यही दिख रहा है जो एक 5 का स्क्वायर है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करिए। देखिए ये क्या है, ये 11 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। ठीक है, बट 2 3 6 0 ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये असंगत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये देखिए 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर है, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 10 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। ये देखिए 8 ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संख्या है जिसका वो स्क्वायर आ रहा है, और उसके बगल में जो संख्या है वो उसमें 2 से मल्टी से 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, इन दोनों के बीच में 7 का स्क्वायर। 10 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 है, इन दोनों के बीच में 9 का स्क्वायर। 20 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, इन दोनों के बीच में 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं। देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है +1, जी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है +1, जे के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है +1। बट यहाँ पे देखिए एन के बाद आना आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, एम के बाद एन आना चाहिए, और इसमें देखिए पी के बाद क्यू आ रहा है +1, मतलब ये जो है इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। तो देखिए इसका क्या होगा, 2 + 8 - 5 क्या आया, 5। इसका होगा 9 + 10 19, 19 - 3 कितना आया, 16 आया। तो इसमें भी क्या होगा, 7 + 8 15, 15 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 16। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, एक सेकेंड, 15 - 1 14 होता है, सॉरी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, पहला 7 5 4, तो आप देखिए 7 + 5 12, 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3। 6 + 3 कितना आएगा, 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, वही संख्या आएगा। तो अब आप सोचिए कि 27 में क्या ऐड करें कि जिसको 18 से डिवाइड करने पे 18 से डिवाइड करने पे फिर वही संख्या है। ठीक है, तो 18 से डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए।
जैसे यहाँ पे 7 + 5 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 + 6 को डिवाइड किया 3 से तो 3 आया, यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो आएगा 27 + x 54, तो आएगा 54 - 27 27, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपने कक्षा अध्यापक को तलाशते हुए 110 मीटर पूर्व चलता है, तो आपको ऊपर ये हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो 110 किलोमीटर पूर्व में चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से इसकी प्रारंभिक दूरी है, यहाँ से चला वो 110 किलोमीटर 10 मीटर, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, दाएं चला फिर 40 मीटर चला, उसके बाद फिर वह दाएं और मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, मान लीजिए आपका चला 50 मीटर, फिर उसके बाद वह अपने कक्षा अध्यापक के कर्मचारी स्टाफ रूम में पहुंचता है, लेकिन वहां कक्षा अध्यापक नहीं मिलते, इसलिए वह अपने उत्तर दिशा में 120 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए ये चला 120 मीटर, उसके बाद वह अपने कक्षा अध्यापक से मिलता है शुरुआती बिंदु से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, पी, ठीक है, तो इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो एपी कितना हो जाएगा, ये 150 था, सॉरी 110 था, तो इसमें से 50 माइनस किया तो कितना आया, ये 60 मीटर हो गया, और ये टोटल यहाँ तक पूरा 120 था, तो इसको क्या करेंगे, 120 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आएगा 80। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 100 मीटर। नेक्स्ट, एक परिवार में 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ है, सी बी का पिता है, ए एफ की माँ है, डी बी का बेटा है, ई बी की पत्नी की सास है, तो क्या करना है, सी ई से किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्या है कि ए बी सी डी में जो सी है बी का बी का क्या दिया है, सी बी का पिता है। ठीक है, ये सी जो है ये बी का पिता है। ठीक है, और ए एफ की माँ है, मान लीजिए ये ए है, ये एफ की माँ है, डी बी का बेटा है, डी है ये जो बी का बेटा है। ठीक है, बेटा है तो इसको प्लस से करेंगे, और ये पिता है तो इसको भी प्लस से करेंगे, और ए जो है एफ की माँ है तो ए है इसको माइनस से करेंगे। ठीक है, उसके बाद ई बी की पत्नी की सास है, कोई ई है जो बी की पत्नी की सास है, तो इसमें बी की पत्नी क्या होगी, तो इसमें बी क्या होगा, इसमें ये बी मेल हो गया तो ये हो जाएगा ये बी प्लस, मान लीजिए ये ई है ये इसकी सास है तो ये माइनस हो गया। अब पूछ रहा है एफ डी की बहन है, एफ जो है डी की बहन है। ठीक है, तो ये इसकी बहन हो गई। ठीक है, एफ डी की बहन है तो ये माइनस हो गया, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो सी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये सी का ई का जो है पति हो गया, तो क्या हो गया ये फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का ए भाग है, ए भाग बी का अर्थ है, यहाँ 65 क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी का मतलब है बी ए का भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए मल्टीप्लाइड का अर्थ है ए बी के पिता है, और ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर होगा दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरेख किस विकल्प का सर्वश्रेष्ठ निरूपण है, तो इसका सही आंसर होगा माँ, बहनें, बेटियां, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में वर्ग गणितज्ञों को दर्शाता है, त्रिकोण संख्या विदिति को दर्शाता है, वृत्त वस्तुकारों को और आयत रोग निदान ज्ञाता को दर्शाता है, अंकों का कौन सा समुच्चय उन वस्तुकारों को यानी आर्किटेक्चर को करता है जो सांख्यिक विधि नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, जैसे ये 1 2 और 3, ये क्या है, ये आर्किटेक्ट को दर्शाता है जो संख्या की विध नहीं है, तो इसमें आप पहले क्या लिख लेंगे, ये वर्ग है, ये गणितज्ञ हो गए, वर्ग हो गए गणितज्ञ, ये जो सर्कल है ये आपका हो गया वास्तुकार,
रेक्टेंगल हो गया आपका पैथोलॉजी, स्क्वायर हो गया गणितज्ञ। तो आपसे क्या पूछा है कि उन वस्तुओं को बताइए जो सांख्यिकी विद नहीं है, तो ये 1 2 3 ये ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कथन दिए गए उसके बाद 3 निष्कर्ष हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। कि पहला सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे हैं, सभी अंडे शेर। पहला लिखेंगे जो सभी मुर्गियां हैं वो अंडे हैं। मान लीजिए ये आपका मुर्गी हो गया और ये आपका ये आपका मुर्गी होगा, इसको मैंने एम से किया, और ये हो गया अंडे, इसको मैंने ए से किया। उसके बाद कह रहा है कि सभी पक्षी अंडे हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें पक्षी यानी पी से भी इसको दर्शा दिया। उसके बाद है सभी अंडे शेर है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका शेर। अब क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, क्या सभी मुर्गियां शेर हैं, तो नहीं, सभी मुर्गियां शेर कहाँ से, गलत हो गया। दूसरा कुछ शेर अंडे हैं, तो हाँ ये सही है। और तीसरा सभी पक्षी शेर हैं, तो ये भी सही, क्योंकि शेर के अंदर पक्षी आ रहे हैं, तो ये भी सही, यानी आपका केवल सेकंड और तीसरा सही है। नेक्स्ट, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां प्राप्त हो, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखिए शीर्ष से कितना है 16वां और नीचे से कितना है 13वां, तो इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 29 माइनस 1 28। सो 28 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में आपके आई थिंक 28 तो दिया नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 मई 2011 को गुरुवार था तो 10 मई 2004 को कौन सा सप्ताह होगा, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 11 मई 2011 से 12 मई 2004 तक कुल विषुव दिन कितने हैं, 8। क्यों, और 2008 क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो 10 मई को पूछा है कि 10 मई को क्या होगा, तो 10 मई 2004 का दिन क्या होगा, गुरुवार में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा आपका सोमवार, तो सही आंसर हो गया आपका सोमवार। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट में इसको क्या करते हैं, ये लिखते हैं, तो नोटबुक को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए लैंडमार्क है, ठीक है, तो एल का 4 दिया है, ए का 4 दिया है, और एन का 1 दी, एक सेकंड में पूरा लिख के बता रही हूँ। ये हो गया आपका लैंड मार्क, ठीक है, ये हो गया आपका लैंडमार्क। तो लैंडमार्क में क्या करेंगे, यहाँ पे आया आपका एल का आएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 14, एन का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 12। मतलब ये जो लास्ट का स्टार्टिंग है, यहाँ के स्टार्टिंग से जो दिया है वो लास्ट के नंबर को मैच कर रहा है, तो नोटबुक का भी क्या हो जाएगा, नोटबुक का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज के टुकड़े को आकृतियों में दिखाए गए अनुसार क्रम में मोड़ा गया है और फिर उस मोड़े हुए कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए अनुसार काटा गया, तो इस कागज के टुकड़े को पुनः खोलने पर ये कैसा दिखेगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि क्या होगी, तो 75 का होगा ए। नेक्स्ट है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाएगी उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक हुई। तो पहले क्या करेंगे, पहले और दूसरे की उभयनिष्ठ कॉमन, जिसे पहला और दूसरा, इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो दोनों कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे, दक्षिणावर्त आप घुमाएंगे, जैसे 2 5 3, इसका आएगा 2 3 1, ठीक है। तो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, जैसे कि 3 का 1 हो गया, 5 का 3 हो गया, तो 2 का क्या हो जाएगा, 6 बचा, 6 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसमें से कॉमन देखते हैं फिर उसको दक्षिणावर्त आप घुमा के देख लीजिए,
जिस जो नंबर नहीं दिया होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए शब्द व्यवस्था को उस क्रमित में इंगित करता है जिसमें किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पब्लिकेशन से क्या नहीं बना है? तो लेंट शब्द नहीं बना है। यदि ए का मतलब घटना है